अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेहनत कशों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मज़दूरों का आलमी दिन हमें उन मेहनत कशों की कुर्बानियों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने हुकूक के लिए अनथक जदोजहद करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया था। नाज़रीन, ये जो दिन है इसको मनाने का जो ताल्लुक़ है वो अमरीकी रियासत शिकागो में पेश आने वाले एक अफसोसनाक वाक़ये से है जो इस तबके के ख़िलाफ़ ढाए गए थे, जो मज़ालिम ढाए गए थे। इस दिन एक मुज़ाहरा हो रहा था और उस मुज़ाहरे के दौरान एक बम धमाका हुआ जिसमें 7 पुलिस एहलकारों समेत 11 अफराद हलाक हुए थे। यही वजह है कि दुनिया भर में मज़दूर आज के दिन सड़कों पर निकलते हैं और बाकी जो उनके मज़दूर भाई यहाँ पर मुज़ाहरा कर रहे थे उनकी अजीम कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश करते हैं और इसके साथ साथ अपने मुतालिबात के हक़ में आवाज़ भी बुलंद करते हैं। नाज़रीन, फ्रांस में पेंशन में इजाफा न होने पर रिटायर्ड मुलाजिमीन ने मुजाहरा किया है और पेंशन में इजाफे के लिए रैली निकाली है। कम्बोडिया में आज के दिन सैकड़ों मजदूर सड़कों पर निकले हैं, तनख्वाहों में इजाफे और बेहतर मयारी ज़िंदगी का मुतालबा किया है। बात करें पाकिस्तान की तो यहाँ 1 मई 1972 को पहली मरतबा बाज़ाबिता तौर पर सरकारी सतह पर 1 मई को मेहनत कशों के दिन के तौर पर मनाया गया। पाकिस्तान में मजदूर पॉलिसी का आगाज़ जो है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में इसी साल हुआ था और उन्होंने पहली लेबर पॉलिसी मजदूरों के मुलाजमतों को महफूज बनाने में अमली इक़दामात का ऐलान किया था। साथ ही साथ ये जो दिन है तब से हम देख रहे हैं कि मनाया जा रहा है और अब तक हर साल 1 मई को मुल्क में आम तातील भी दी जाती है, ऑफ दिया जाता है। मुख्तलिफ ऑफिस में, स्कूल्स में तमाम जो इदारे हैं वो बंद रखे जाते हैं और बंद इसलिए रखे जाते हैं ताकि लोगों में इस बात का एहसास पैदा किया जा सके कि जो मज़दूर तबका है उसके हुकूक जो हैं उनका ख्याल रखा जाना चाहिए तमाम ही दीगर तबकात की जानिब से। आगे बढ़ जाते हैं जी, और अभी हमें बात करनी है, वैसे तो हमें सूडान के हवाले से बात करना थी लेकिन सूडान पे आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जो अभी मेरे ख्याल में हमारे साथ नहीं है, रब्ता हमारा उनसे नहीं हो पा रहा है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं अभी हम आलमी शिद्दत पसंद तंजीम दाइश की, जिसके ख़िलाफ़ हम सभी जानते हैं कि मुख्तलिफ मुल्कों की जानिब से ऑपरेशन जो हैं वो किए जा रहे हैं। तुर्क इंटेलिजेंस की शाम में कार्रवाई के दौरान हमने देखा कि दाइश का सरबरा अबू हुसैन अल कुरैशी मारा गया है, जिसकी तस्दीक तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से कर दी गई है। नाज़रीन, शाम ही में गुज़िश्ता माह अमरीकी फोर्सेस ने हेलीकॉप्टर हमले में दाइश के जो सीनियर रहनुमा थे अब्दुल हादी महमूद अल हाजी उनको अंजाम तक पहुँचाया था। अमरीकी हुकाम ने इस ऑपरेशन से मुतालिक बताया था कि मारा गया शिद्दत पसंद मशरक़ वस्ता और यूरोप में दहशत गर्दाना हमलों की मनसूबाबंदी में शामिल रहा था। अच्छा नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर भी हम जानते हैं कि अगस्त 2021 में इक़्तिदार संभालने से अब तक मुसलसल दाइश के ख़िलाफ़ यहाँ की हुकूमत जो है तालिबान हुकूमत अब वो हमें लड़ती दिखाई देती है। रवां साल इस्लामिक स्टेट के जो अस्करी विंग के कमांडर हैं उन समेत इस तंजीम से वाबस्ता दीगर एहलकारों को अंजाम तक पहुँचाने का दावा किया गया था। रवां साल दाइश के कितने दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाया गया है और ये कितने ख़तरनाक लोग थे, इस पर आज हमारे पास एक रिपोर्ट है, एक पैकेज है, आपको दिखा रहे हैं। तुर्क इंटेलिजेंस सर्विसेज की जानिब से शाम में ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द गिरोह इस्लामिक स्टेट के सरबराह अबू हुसैन अल कुरैशी को हलाक कर दिया गया है। खबरसां दारे एफपी के मुताबिक ये कार्रवाई अफरीन के शुमाल मगरबी इलाके के एक कस्बे में की गई, जहां तुर्क इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक मतरूक फार्म को निशाना बनाया। इस फार्म को एक इस्लामी मदरसे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था जो तुर्की की सरहद के पास ही वाक़ था। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तस्दीक करते हुए कहा कि दाइश रहनुमा तुर्क इंटेलिजेंस के एक ऑपरेशन के दौरान मारा गया है, जिसका ताक़ुब तुर्क इंटेलिजेंस हुकाम काफी अरसे से कर रहे थे। शिद्दत पसंद तंजीम ने नवंबर 2022 में जनूबी शाम में एक ऑपरेशन के दौरान अपने साबिक सरबराह अबू हसन अल हाशमी अल कुरैशी की हलाकत के बाद अबू हुसैन अल कुरैशी को अपना लीडर मुंतखब किया था। सदर एर्दोगान ने इस बात पर जोर दिया कि वो बिला तफरीक दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ अपने जदोजहद जारी रखेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड ने शुमाल मशरकी शाम में एक हेलीकॉप्टर हमले में दाइश के एक सीनियर रहनुमा को हलाक करने का ऐलान किया था। अमरीकी सेनेट हुकाम के मुताबिक यह ऑपरेशन दाइश रहनुमा हमजा अल हमसा को मारने के हवाले से कामयाब रहा। शाम में इस कार्रवाई के दौरान 4 अमरीकी फौजी जख्मी भी हो गए थे। दूसरी जानिब अफगान तालिबान फोर्सेस ने भी रवां साल ही अस्करियत पसंद ग्रुप दाइश खरासान के आला कमांडर को हलाक करने का दावा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2014 में दाइश ने अपने रहनुमा अबू बकर अल बगदादी की क़यादत में इस्लामी खिलाफत का ऐलान किया था और फिर इराक और शाम के बड़े इलाकों पर
कब्जा भी कर लिया था। ताहम इराक और शाम में अमरीकी हिमायत याफ्ता फौज के साथ साथ रूस, ईरान और मुख्तलिफ फोर्सेज की मदद से शामी अफवाज ने इस गिरोह को बिलआखिर इन इलाकों से बाहर निकाल दिया था। 2019 में बगदादी भी एक अमरीकी ऑपरेशन में मारा गया था। 16 अप्रैल को ही इस ग्रुप के मुश्तबा अरकान ने शाम में कम अज कम 41 अफराद को हलाक कर दिया था। रवां साल में दाइश के अहम रहनुमाओं की हलाकत के बाद माहिरीन का ख्याल है कि अब आलमी सतह पर शिद्दत पसंदी के खात्मे में मदद मिलेगी। प्रोग्राम में बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर, जहां हम देख रहे हैं कि इस सिचुएशन को बेहतर करने के लिए बहुत सारे ममालिक के अंदर बहुत सारी एफ़र्ट्स हो रही हैं। वहीं अब अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर क़यादत मुज़ाकरात दोहा में शुरू हो रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, ये जो मुज़ाकराती टेबल है, इस पर तालिबान ही को मदऊ नहीं किया गया है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के साथ 2 रोज़ा मुज़ाकरात में अमेरिका, चीन और रूस के साथ साथ बड़े यूरोपीय इमदादी अतिया दहिंदगान और पाकिस्तान जैसे अहम पड़ोसी ममालिक समेत तकरीबन 25 मुल्कों और ग्रुप्स के नुमाइंदे शरीक हो रहे हैं। ये जो मीटिंग है, इसका मकाम क्या है, इस बारे में भी किसी को नहीं बताया गया है। लेकिन जो खबर एजेंसीज़ और मुख्तलिफ इदारे हैं, उनके ज़रिए जो खबरें सामने आ रही हैं, इसका मकसद जो बताया जा रहा है इस मीटिंग का, इस बैठक का, वो ये है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत की जानिब से ख़वातीन पर जो सख्त पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, उनसे कैसे निपटा जा सकता है, उसके लिए हिकमत अमली तय करना है। ख़वातीन और लड़कियों के स्कूल जाने पर जो पाबंदी है, उसको ख़त्म कराने के लिए तालिबान पर दबाव कैसे डाला जा सकता है, ये डिस्कस किया जाएगा इस सारी बैठक के अंदर। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान हुकूमत के सख्त फ़ैसले उनके अपने मुल्क के लिए हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात का बाइस बनते जा रहे हैं। इसी प्रोग्राम के अंदर हमने बहुत बार आपको ये बताया कि तालिबान की जानिब से ख़वातीन के किसी भी इदारे के साथ काम करने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी और अक़वाम मुत्तहिदा मुसलसल ये खबरदार करता आ रहा है कि अगर अफ़गान तालिबान ने अपनी मकामी ख़वातीन अमले को काम पर वापस जाने की इजाज़त नहीं दी तो अफ़गानिस्तान में सरगर्मियाँ बंद कर दी जाएंगी। यानी जो उनकी जानिब से, इन इदारों की जानिब से इमदादी सरगर्मियाँ हैं अफ़गानिस्तान के शहरियों के लिए, ये सारी बंद कर दी जाएंगी। इस पर नज़रसानी का एक दौरानिया रखा गया था। ये नज़रसानी का दौरानिया 5 मई को ख़त्म हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में किन उमूर पर गौर किया जा रहा है और क्या अगर इसमें कोई हिकमत अमली तय की जाती है तो इतना आसान होगा उस हिकमत अमली पर अमल दरामद करवाने के बाद तालिबान से ये सारी चीज़ें मनवा लेना? ये सब चीज़ें आज हमारे पास एक पैकेज, एक रिपोर्ट में है, आपको दिखाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर क़यादत कतर में होने वाले 2 रोज़ा मुज़ाकरात में तालिबान शिरकत नहीं करेंगे, जिसमें बात की जाएगी कि अफ़गानिस्तान के हुक्मरानों से कैसे निपटना है और इन पर काम करने वाली ख़वातीन और लड़कियों के स्कूल जाने पर पाबंदी खत्म करने के लिए कैसे दबाव डाला जाए। फ्रांसीसी खबर इदारे AFP के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के साथ 2 रोज़ा मुज़ाकरात में अमेरिका, चीन और रूस के साथ साथ बड़े यूरोपीय इमदादी अतिया दहिंदगान और पाकिस्तान जैसे अहम पड़ोसी ममालिक समेत तकरीबन 25 ममालिक और ग्रुपों के नुमाइंदों को मदऊ किया गया है। इस इजलास में तालिबान हुकूमत को मदऊ नहीं किया गया। इस इजलास से कबल काबुल इंतजामिया को तस्लीम करने के हवाले से भी सवालात उठ रहे थे। दोहा आमद से कबल एंटोनियो गुतेरेस के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि इस मुलाकात का मकसद आलमी बिरादरी से इस हवाले से बातचीत करना है कि ख़वातीन और लड़कियों के हुकूक, जामे तर्ज हुक्मरानी, इंसदादे दहशत गर्दी और मंशियात की स्मगलिंग के सिलसिले में तालिबान हुकूमत से किस तरह से गुफ्तगू की जाए। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि तालिबान की शनाख्त के हवाले से कोई भी मामला ज़ेर गौर नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान खवातीन के एक ग्रुप ने गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में एहतजाज करते हुए तालिबान हुक्मरानों को तस्लीम करने के किसी भी इक़दाम की मुखालफत की थी। अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका का मुसलसल इसरार है कि तालिबान को तस्लीम करना उनकी एजेंडे में शामिल नहीं है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि तालिबान को किसी तौर भी तस्लीम करने पर गौर नहीं किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन के मुताबिक इजलास का मकसद अफगानिस्तान के मामले पर आगे बढ़ने के लिए मुश्तरका अहदाफ के गिर्द आलमी बिरादरी की शमूलियत को मुतहर्रिक करना है। रवां माह के आगाज में तालिबान की क़यादत ने एक हुक्मनामे के तहत अफगान खवातीन को अक़वाम मुत्तहिदा में काम करने से भी रोक दिया था।
अक़वाम मुत्तहिदा ने ये फैसला करना है कि आया 38 मिलियन के इस मुल्क में इतने बड़े ऑपरेशन को बरकरार रखा जाए या रोक दिया जाए। तालिबान के तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा के लिए काम करने वाली ख़वातीन पर पाबंदी आयद करना हमारे मुल्क का अंदरूनी मसला है और हमारे फैसलों का एहतराम किया जाए। दूसरे जानिब दोहा मुज़ाकरात में शामिल कई ममालिक के सिफारतकारों का कहना था कि तब तक मुमकिन नहीं होगा जब तक ख़वातीन के हुकूक में तब्दीली नहीं आती। अफ़गान वज़ारत ख़ारिजा ने गुज़िश्ता हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा की रायशुमारी के बाद कहा था कि हमारे फैसलों का एहतराम किया जाना चाहिए और इस पर सियासत नहीं की जानी चाहिए। बिल्कुल जी, और अब वो खबर जिस पर हमें प्रोग्राम के आगाज़ में ही बात करनी थी, वो खबर है सूडान से, जहां आप जानते हैं कि फ़ौज के सरबराह जो हैं अब्दुल फ़ताह अल बुरहान और नीम फ़ौजी दस्तों के जो सरबराह हैं मोहम्मद हमदान, उन्होंने तीसरी बार फायरबंदी मुआहदे पर 72 घंटे की तौसी पर इत्तफ़ाक़ किया था। लेकिन इस दौरान हम ये देख रहे हैं नाज़रीन के दोनों जानिब से इस मुआहदे के ख़िलाफ़ वर्जी के इल्ज़ामात भी मुसलसल लगाए जा रहे हैं। गोलाबारी भी होती रही है और गोलियों की आवाज़ें जो हैं वो भी और उनकी तड़तड़ाहट जो है वो भी इलाके में सुनाई देती रही है। ये इत्तलात भी मौसूल हुई हैं कि जो मुतहारिब जर्नैल हैं उन्होंने मुमकिन तौर पर सऊदी अरब में मुज़ाकरात के लिए अपने नुमाइंदे भेजने पर रज़ामंदी ज़ाहिर की है। अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक नाज़रीन मुज़ाकरात में इब्तदाई तौर पर बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन की निगरानी में ये मुज़ाकरात जो हैं ये हो रहे होंगे और इसमें मुस्तकिल जंगबंदी पर ज़ोर दिया जाएगा और ज़ाहिर है ऐसे ही सभी का मुतालबा है, तमाम दुनिया के ममालिक जो हैं वो यही चाह रहे हैं। यहाँ जो फ़ौज के सरबराह हैं अब्दुल फ़ारह अल बुरहान और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के मोहम्मद हमदान, उनके दरमियान इक़्तिदार की इस लड़ाई का सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो आवाम को हो रहा है, जिनको खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही हैं, अद्वियात की यहाँ पर किल्लत है। बहुत सारी जगहों पर रिपोर्ट ये भी हो रहा है कि लोगों के पास पीने का पानी तक यहाँ पर जो है वो ख़त्म हो चुका है। अच्छा नाज़रीन, ये जो सारी सूरत हाल है इसमें मदद तो और की जानी चाहिए। जो इमदादी इदारे होते हैं जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स चला रहे होते हैं, लेकिन हम देख के रहे हैं कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अपना इमदादी प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर मुलतवी कर दिया है और 1 लाख के करीब शहरी जो हैं वो अपना मुल्क छोड़ कर जा चुके हैं। आलमी इदारे ख़दशा ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि अगर इस बहरान पर काबू नहीं पाया जाता है तो 8 लाख के करीब शहरी जो हैं वो हमसाया मुल्कों का रुख कर सकते हैं। सूडान से गैर मुल्कियों का इनखला भी जारी है। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक सूडान से तमाम पाकिस्तानी इनखला का जो अमल है वो आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान मुकम्मल कर लिया जाएगा। नाज़रीन, जो अफ्रीकी मुल्क है सूडान, यहाँ अंदरूनी खाना जंगी के खात्मे के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं, कितने गैर मुल्कियों को सूडान से निकाला जा चुका है, कितने गैर मुल्की अभी निकालने की यहाँ से कोशिश की जा रही है। और ये जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पर जो बड़े इमदादी इदारे हैं उन्होंने अपना काम बंद कर दिया है, ये काम उनकी जानिब से बंद क्यों किया गया है और क्या ये दोबारा से शुरू होगा नहीं होगा, इस पर आज हमारे पास एक रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं। और कोशिश कर रहे हैं हम कि हमारा राब्ता हो जाए। पहले हम कोशिश कर रहे थे मीर बहरोज़ साहब से हमारी बात हो जाए जो सूडान में सफ़ीर हैं पाकिस्तान के लिए। बहुत सारी एफ़र्ट्स कर रहे हैं पाकिस्तानियों को वहाँ से निकालने के लिए। बहुत सारे पाकिस्तानियों को 800 से ज़्यादा पाकिस्तानियों को वो यहाँ से निकाल चुके हैं। कोई 200 के करीब और पाकिस्तानियों को निकालने की आज एफ़र्ट में हैं और हमारे वज़ीर ख़ारिजा भी बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं सूडान की सूरत हाल को देखते हुए कि पाकिस्तानियों को वहाँ से निकाला जा सके। मीर बहरोज़ साहब से हमारी बात नहीं हो सकी, ज़ाहिर है वहाँ पर थोड़ा राब्तों की भी कुछ मजबूरी आ रही है जो हायल है, लेकिन बहरहाल हमारे पास एक रिपोर्ट ज़रूर है इस सारी सिचुएशन पर जो हम आपको दिखा रहे हैं। सूडानी फौज के सरबराह अब्दुल फतेह अल बुरहान और नीम फौजी दस्तों के सरबराह मोहम्मद हमदान ने एक बार फिर फायर बंदी मुआहदे में 72 घंटे की तौसी पर इत्तेफाक किया है। दोनों हरीफ इससे पहले भी 2 बार फायर बंदी मुआहदे पर इत्तेफाक कर चुके हैं, ताहम गोलाबारी और फायरिंग का सिलसिला नहीं थम सका। अब तक 530 अफराद हलाक जबकि 4500 के करीब जख्मी हो चुके हैं। सूडान के मुतहरब जर्नैलों ने मुमकिन तौर पर सऊदी अरब में मुज़ाकरात के लिए नुमाइंदे भेजने पर रज़ामंदी जाहिर की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन मुज़ाकरात में अफ्रीकन से मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने इंसानी हमदर्दी की सूरत हाल को ब्रेकिंग पॉइंट करार देते हुए मुतनब्बे किया है कि इस जंग के खतरनाक नताइज निकल सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने सूडान में लड़ाई के 5 इमदादी कारकुनों की हलाकत के बाद अपना काम मुअत्तल कर रखा है, जबकि गोलाबारी और पुरतशद्दुद वाक़यात के बायस इमदादी ग्रुप डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने भी मग़रिबी दारफूर में अपनी तमाम सरगर्मियां बंद कर दी हैं।
हजारों सूडानी हमसाया मुल्कों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। खुर्तुम समेत दीगर शहरों में लोगों को खुराक और पानी की किल्लत का सामना है। मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल में लूट मार का बाजार गर्म है। गैर मुल्की इमदादी तंजीमों को इमदादी कार्रवाइयां रोकने पर मजबूर किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के असिस्टेंट हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन ने खदशा जाहिर किया कि फौजी धड़ों के दरमियान जारी लड़ाई के नतीजे में 8 लाख से ज्यादा अफराद नकल मकानी कर सकते हैं। यूएन की इंसानी हमदर्दी के आला अहदेदार मार्टिन ग्रिफ्थ का कहना है कि सूडान में लाखों लोगों को फौरी तौर पर इमदाद की जरूरत है और इनकी मदद के लिए पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इंसानी सूरत हाल इंतहाई नाजुक मोड़ पर पहुंच रही है। शहरी इलाकों में लोगों की बका के लिए जरूरी सामान खत्म होता जा रहा है। मुल्की फौज और पैरा मिलिट्री ग्रुप रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने इन ताज़ा झड़पों की जिम्मेदारी एक दूसरे पर आयद की है। खबर एजेंसी के मुताबिक सूडान से गैर मुल्कियों के इनखला का अमल जारी है। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक पोर्ट सूडान में दूसरे समुद्री काफिले की आमद के साथ ही अमरीकी हुकूमत ने तकरीबन 1000 अफराद को निकाल लिया है। पाकिस्तानियों के इनखला का अमल भी तेजी से जारी है। मजीद 93 पाकिस्तानियों को लेकर PIE की परवाज आज इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंची। तर्जमान के मुताबिक सूडान से पाकिस्तान के मुकम्मल इनखला तक PIA का मिशन जारी रहेगा। सऊदी वज़ारत खारजा के मुताबिक अब तक 184 सऊदियों समेत 5197 अफराद को सूडान से निकाला जा चुका है। सूडान में सऊदी सफीर अली बिन हसन जाफर ने बहर अहमर की रियासती हुकूमत का शुक्रिया अदा किया कि उसने लॉजिस्टिक खिदमत फराहम की और सऊदी बहरी जहाज़ों और तैयारों की आमद में सहूलत फराहम की। कलीम हुसैन साहब मौजूद हैं जी हमारे साथ, माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, वीडियो लिंक पर हैं, उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कलीम साहब। वालेकुम जी। कलीम साहब बहुत शुक्रिया, आप मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल रहे हैं। अच्छा कलीम साहब, ये 72 घंटे की तौसी, इससे पहले भी हमने देखा 3 रोज़ा जंग बंदी थी, उसके बावजूद हम देख रहे थे कि फायरिंग का तबादला हो रहा था, लोगों को निशाना बनाया जा रहा था, लोगों की अमवात हो रही थी। अभी उस जानिब हम आएंगे कि क्यों जब ये जंग बंदी का एग्रीमेंट हो जाता है, मुआहदा हो जाता है, उसके बावजूद उस पर अमल दरामद नहीं होता है। लेकिन अभी जो खुशाइंद चीज़ इस सारी खबर के अंदर जब हम शेयर कर रहे थे मुझे लगी वो ये है कि ये दोनों फरीकैन जो हैं ये अपने अपने नुमाइंदे सऊदी अरब भेजने के लिए रजामंद हो गए हैं ताकि बातचीत की जा सके और मुज़ाकरात किए जा सकें। क्या कहेंगे आप, कुछ निकलेगा इस गुफ्तगू के बाद? कुछ ना कुछ मामलात हल होंगे? ये जो दोनों के दरमियान हमें इक़्तिदार की एक जंग दिखाई देती है सूडान के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके आवाज मेरे से इतना क्लियर नहीं आ रही, लेकिन जितना मुझे समझ आई है इस वक्त ज़ाहिर हालात मुश्किल हो चुके हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में भी अब देखा जाए रेफ्यूजी सिचुएशन, लोग काफी अपने मुख्तलिफ ममालिक में लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसका जो हल यही है जो आगे मुझे आपको जो सवाल में मासूम हुआ है कि इसका हल इंटरनेशनल सतह में ही होगा, मुज़ाकरात का ही होगा। और ये जो अरब ममालिक वहाँ जो उनका तल्लक भी है इस ममालिक में, सूडान, मिस्र, UAE, सऊदी अरब और यूनाइटेड नेशंस, जितने ममालिक हैं और इंटरनेशनल तंजीमें, उनका आपस में मुज़ाकरात करके इसका हल होगा। ये जो जंगाबाजी है तो आपस मिलिट्री में अंदर जो मुल्क के अंदर इस वक्त हो रहा है, ये आपस में अना की जंग शुरू हो चुकी है। और सूडान के अंदर रॉ मटेरियल भी बहुत है, तो इंटरनेशनल सतह में भी जितने ये ममालिक हैं ये भी इसका हिस्सा है। जो वो चाहते हैं कि इसका कब्जा भी हो जाए, वो आपस में इनका आगे जो तजारत वगैरह वगैरह इसका भी लिंक तो है। लेकिन टू आंसर द क्वेश्चन, इट इज डायलॉग इज द सॉल्यूशन। तो जो मैंने अभी किताब जो मैंने लिखी है, पिछली दफा मुझे मौका नहीं मिला था आपके शो में आने के लिए, उसका इंटरनेशनल पीस एंड रिकंसिलिएशन, इंटरनेशनल इस्लामिक लॉ, उसमें भी मैंने वाज़ेह तौर में यही बताया कि जब ऐसे संजीदा मुश्किलात आते हैं, जब तक ये पार्टीज आपस में टेबल में नहीं बैठते डायलॉग के जरिए में, तो ये कभी सुलह नहीं हो सकता। तो इसके बीच में ये भी एक पहलू होता है, डीकमिशनिंग ऑफ आर्म्स। तो बीच में अभी तो ईद के दौरान भी आया था, मेरा ख्याल थोड़ा वक्फा भी हुआ था, थोड़ा बीच में इनको पीस का तो थोड़ा वक्फा हुआ था। लेकिन जब तक ये डीकमिशनिंग ऑफ आर्म्स आपस में ये तयशुदा नहीं करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू यूज मिलिट्री कैपेबिलिटीज एंड टेबल में नहीं आपस में बैठेंगे, तो इसका हल कभी नहीं हो सकता। लेकिन तो ये इन दोनों में से आपको कोई टेबल पर बैठने वाला दिखाई देता है? लाइक इन्होंने जो यहाँ प्रेसिडेंट बशीर थे जो उनके साथ किया वो तो सबके सामने है, इन दोनों को बनाने वाले तो वही थे ना।
لیکن ان دونوں کو بنانے کے بعد پہلے ان دونوں نے مل کے ان کو نکالا اور اب یہ دونوں اپنے میں سے کسی ایک کو نکال کر پورے ملک پر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں. جتنا ہم محمد حمدان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں, حمدیدی جن کو کہا جاتا ہے, جتنا ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں, وہ تو بہت زیادہ سخت گیر ہیں. ایک اسکول سے بھاگا ہوا لڑکا جس کو اتنا اختیار دے دیا گیا کہ وہ کہیں پر بھی کسی کو بھی مار دیا کرتا تھا, جیسا کہ ہم جب وہاں کا ایک کارفورڈ جس علاقے کو بولا جاتا ہے, جب اس کی ہم بات کرتے ہیں, شاید میں نام بھول بھی رہی ہوں, تصحیح کر دیجیے گا پلیز, اس علاقے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کو اتنا اختیار دے دیا گیا تھا پریزیڈنٹ بشیر کی جانب سے کہ وہ یہاں کے عام عوام کو بھی مار لیا کرتے تھے جب وہ پریزیڈنٹ بشیر کے خلاف اس طرح کی کوئی ہنگامہ آرائی یا مظاہرے کیا کرتے تھے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کسی طور کنٹرول میں آئیں گے یہ صاحب؟ دیکھیں, یہ جو اب ہسٹری میں دیکھا جائے یہ اندرونی سول انریسٹ شروع ہو جاتی ہے تو جو اقتدار کا فیز ہوتا ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو ابھی آپ نے دیکھا مختلف تنظیمیں, مختلف ان کے جو شہری لوگ بھی وہ بھی نکل رہے ہیں, آپ کے پاکستانی بھی وہاں جو تعلق رکھنے والے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ نکل, ہم برطانیہ میں بیٹھے ہیں, یہاں بھی ریفیوجیز آنا شروع ہو چکا ہے. لیکن اس کا حل جو جس کو کہتے ہیں ٹریک ٹو ڈپلومیسی, ایک تو ہوتا ہے کہ جو اب سامنے واضح طور میں اپنے سامنے نظر آتا ہے انٹرنیشنل میڈیا کے تھرو وہ جو چل رہا ہوتا ہے, لیکن جو اس کے صحیح ڈپلومیٹس ہوتے ہیں, جو ان کے جو پیچھے جو بیہائنڈ دا سینز وہ جو کام کرتے ہیں نا, اس کا بہت ضرورت ہوتا ہے. تو اس میں پھر یہ انٹرنیشنل ریڈ کراس, چیریٹیز کا بھی حصہ ہوتا ہے. اس کے باوجود ان کے جو انٹرلاکٹرز ہیں, جو ان کے ملٹری کے ساتھ ان کا تعلق بھی ہوتا ہے, اس کے ساتھ اس کے بیچ میں انفارچونیٹلی یہ ٹریڈ کے تجارت کا بھی سلسلہ چلتا ہے. تو آگے ان کو آپس میں صلح کرانے کے لیے تو اپرچونیٹیز تو بہت قسم کی ہوتی ہیں, لیکن اگر آپ کہیں گے اس وقت اس کا حل نہیں ہے, یہ بھی ممکن نہیں ہے. ہر چیز کا حل ہوتا ہے جب تک ان کے اندر اس کے آپس میں سنسیریٹی ہو. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از سنسیریٹی آن دا پارٹیز who are involved in the conflict. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کلیم حسین صاحب. اصل میں آئیوش میں اور بات کرتی ہیں آپ سے, لیکن کچھ آواز آپ کی کلیئر نہیں آ رہی ہے, صحیح طور پہ ہم سن نہیں پا رہے ہیں آپ کو. لیکن بہرحال جتنی بات ہم آپ کی سمجھ پائے ہیں, سن پائے ہیں, اس میں یہی ہے کہ اس کا حل جو ہے وہ بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہی سے نکل سکتا ہے, ورنہ یہاں کے عوام جو ہیں وہ اسی طرح سے اپنی جانیں جو ہیں وہ گنواتے رہیں گے اور یہ کاروائیاں جو ہیں دونوں جانب سے بہت زیادہ بڑھ سکتی ہیں. بہت شکریہ کلیم حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جی. اور اب ہمیں ایک اور بحران کی بات کرنی ہے جو ہمیں کہیں نہ کہیں سمٹتا ہوا نمٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. دنیا میں ہم جانتے ہیں کہ سپر پاور کے کھیل میں بہت حد تک بہت زیادہ تبدیلی آ چکی ہے. چائنا جو ہے وہ خود کو ابھرتی ہوئی سپر پاور کے طور پر منوا رہا ہے, جن میں مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات کو وسعت دے کر دوست بنانا شامل ہے. پہلے سے جو اس کے دوست ممالک ہیں اس کے ساتھ تعلقات میں بہتری شامل ہے, اور جہاں اسے معاملات کمزور دکھائی دیتے ہیں وہاں صورتحال کو بہتر بنا رہا ہے. ناظرین, بڑی خبر یہ ہے چائنا کے حوالے سے کہ اس نے بھوٹان کے ساتھ سرحدی تنازع کو حل کرنے کے لیے ایک انتہائی اہم قدم اٹھایا ہے. دونوں ممالک اس تنازع کو حل کرنے کے لیے اتفاق رائے کے قریب پہنچ گئے ہیں. جی ہاں, اور اب جلد ہی ایک معاہدہ بھی متوقع ہے. ناظرین, یہ جو کلیدی مسئلہ ہے یہ ایک اسٹریٹجک سطح مرتفع کا ہے جسے ڈوکلام کہا جاتا ہے, جو بھارت, بھوٹان اور چین کے درمیان ایک سہ رخی, آپ سمجھ لیجئے کہ ایک جنکشن ہے جس کے قریب واقع ہے. ناظرین, بھوٹان اور چین اس 22 کلومیٹر طویل زمینی خطے پر اپنی اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں. چین کی خواہش یہ ہے کہ بھوٹان کے ساتھ اب اس مسئلے کو مل بیٹھ کر حل کر لیا جائے, کیونکہ انتہا پسند سرکار کو امن کے لیے کی جانے والی کاوش جو ہے وہ ایک آنکھ نہیں بھا رہی ہے. یہاں امن پسند سرکار جو ہے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے, اس سے مراد مودی سرکار ہے, بھارت ہے. بھارتی میڈیا چین اور بھوٹان میں بڑھتے ہوئے روابط اور تنازع کے حل میں پیش رفت سامنے آنے کے بعد بہت زیادہ سیکھ پا دکھائی دیتا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کس طرح سے یہ دونوں ممالک ہیں یہ آپس میں بیٹھ کے بھارت کے بغیر یہ معاملہ حل کر سکتے ہیں. ہندوستان ناظرین اپنی اسٹریٹجک اہمیت کی وجہ سے ڈوکلام کے ارد گرد کوئی بڑی تبدیلی نہیں چاہتا ہے. ڈوکلام کا علاقہ یہ جو ہے جس کی ہم بار بار بات کریں یہ اتنا اہمیت کا حامل کیوں ہے, بھارت اس تنازع کے حل میں رکاوٹ کیوں بننا چاہتا ہے, یہ ساری چیزیں آج ہم نے ایک پیکج ایک رپورٹ کے اندر سموئی ہیں, آپ کو دکھائیں گے. چین ایک ایسا ملک ہے جس نے ابھرتی ہوئی معیشت کے ساتھ
खुद को दुनिया की सुपर पावर कहलवाने के लिए अपनी हिकमत अमली को तब्दील कर दिया। इस मुस्बत पेशरफ्त में सबसे अहम ये कि चीन ने दूसरे ममालिक की फहरिस्त को वसअत देना शुरू कर दी है। ऐसी सूरत हाल हमें भूटान के साथ कई दहाइयों से जारी इसके सरहदी तनाज़े के हल में देखने को मिली। चीन भूटान को दोस्त ममालिक की सफ में शामिल करने के लिए डोकलाम के 22 किलोमीटर तवील जमीनी खित्ते की मलकियत के मसले को हल करना चाहता है। ये तनाज़ा असल में डोकलाम के 22 किलोमीटर तवील जमीनी खित्ते पर तसल्लुत के हवाले से है। ये खित्ता तीनों ममालिक की सरहद को आपस में जोड़ता है। दोनों ममालिक 1984 से इस सरहदी मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन और भूटान 1996 के करीब एक हतमी मुआहदे तक पहुंचने के करीब थे, लेकिन भारत की मुदाखलत की वजह से नाकाम हो गए थे। 2017 में डोकलाम में इंडिया और चीन की अफवाज के दरमियान झड़पें हुई थी, जिसकी वजह चीन का मुतनाज़ इलाके में एक सड़क की तामीर करना बनी थी और इंडिया की जानिब से इसकी मुखालफत की गई थी। एक तरफ चीन और भूटान में बढ़ते हुए रवाबित और तनाज़े के हल में पेशरफ्त हो रही है, तो दूसरे जानिब भारतीय मीडिया में सफ़े मातम है, जिसकी असल वजह ये कि डोकलाम का इलाका इंडिया की शुमाल मशरक़ रियासतों को पूरे मुल्क के साथ जोड़ता है। दिफाई माहिरीन मज़कूरा इलाके को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जोग्राफियाई कमजोरी तस्वर करते हैं। आलमी मुफस्सिरीन कहते हैं ये तनाज़ा कई दहाइयों से तीनों ममालिक में दूरियां पैदा करने का बायस रहा, लेकिन अब चूंकि चीन खित्ते में अमन और सलामती को फ़रोग़ देने के लिए मुस्बत पेशरफ्त करने में मसरूफ है, तो ऐसे में दिल्ली और बीजिंग में इस मामले पर इत्तेफाक राय न पाया जा रहा। ताहम इख्तलाफ राय होने के बावजूद तवक्को की जा रही है कि चीन के भूटान के साथ सरहदी मसला हल होने में पेशरफ्त का वाज़ेह इम्कान है। अच्छा नाज़रीन, ये जो भारत है जिसका इस रिपोर्ट के अंदर भी जिक्र आया, और इससे पहले मैं जब इसका इंट्रो दे रही थी इस स्टोरी का, तब भी मैंने आपको बताया कि भारत को इस पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, ख़ासतौर पर भारतीय मीडिया को इस पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। एक और चीज़ जिस पर भारतीय मीडिया ने बहुत ज़्यादा वावेला किया, लेकिन हमेशा की तरह ख़ासतौर पर जैसे पुलवामा और दीगर वाक़यात उनके झूठे साबित होते हैं, दीगर ख़बरें जो इनकी झूठी साबित होती हैं। एक और स्टोरी जो है, एक और ख़बर जो है जिसमें पाकिस्तान को उन्होंने घसीटने की कोशिश की, अब वो ख़बर जो है वो गलत साबित हुई। आप सभी जानते हैं कि भारत जो है वो पाकिस्तान दुश्मनी में हर धर्मी और बेबुनियाद इल्ज़ामात से बाज नहीं आता है। आजकल भारतीय मीडिया में हैरत अंगेज़ तौर पर एक कब्र के चर्चे हैं, जिसमें ज़ाहिर किया गया कि ये जो कब्र है ये पाकिस्तानी शहर के कब्रिस्तान में वाक़ है। मकसद इसका ये था कि बताया जा सके दुनिया को कि पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन जो हैं वो खुदा न खास्ता मरने के बाद भी ज़्यादती से महफूज नहीं रहती हैं। ये खबर भारतीय मीडिया की जीनत बनी रही, लेकिन हस्ब साबिक इस बार भी उसे मुंह की खाना पड़ी और इसका पाकिस्तानी दुश्मनी का ये प्रोपेगेंडा जो है ये भी झूठा साबित हो गया। नाज़रीन, ये खबर दरअसल इंडिया के शहर हैदराबाद दक्कन में वाक़ 70 साला खातून की है, जिस पर लोहे की सलाखों से बनी ये जाली जो आप देख रहे हैं, जिस पर बड़ा वावेला हुआ भारतीय मीडिया के अंदर, ये उसके बेटे ने नस्ब कराई थी। मकसद उसका ये था, ये जाली लगवाने की वजह ये थी कि यहाँ कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनमें लोगों ने पहले से मौजूद जो कब्रें हैं उनको खोदा, वहाँ पर जगह चूँकि कम पड़ रही थी, और वहाँ अपने मुर्दे जो हैं वो दफना दिए थे। दूसरी बड़ी वजह ये बताई जाती थी कि कब्र कब्रिस्तान के दरवाजे पर मौजूद है, इसलिए लवाहिकीन को ये भी डर था कि लोग कहीं इस पर चढ़ ना दौड़ें, कहीं ये ना हो कि बारिश हो, कुछ और हो, कब्र बैठ जाए, हमवार हो जाए, फिर लोग उस पर चढ़ जाएँ। तो उसने कहा कि मैंने ये जाली जो है यहाँ लगवा दी, उसके ऊपर एक लॉक लगा दिया। जब ये हकीकत आया हुई, ये जिसमें ये इंसाफ का इंटरव्यू किया गया है जो उसके साहबजादे हैं उन खातून के, तो सोशल मीडिया के एक सारिफ ने न सिर्फ इस पोस्ट को डिलीट किया बल्कि इस पर मुआफ़ी भी मांगी जिन्होंने ये खबर दी थी पहली बार, जिसके बाद एक हंगामा खड़ा हो गया था। एक खबरसां इदारे ने इस फेक न्यूज़ को वापस लेते हुए वजाहत भी शाया की है, इस पर माजरत भी की जा रही है। लेकिन ये चीज़ें, इनमें तो भारतीय मीडिया बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखा रहा है, भारत बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखा रहा है, लेकिन एक चीज़ जिसे भारतीय मीडिया की जानिब से इग्नोर किया जा रहा है, भारत सरकार की जानिब से इग्नोर किया जा रहा है, वो है जी हिंदुस्तान में तैयार होने वाला जो खांसी का शरबत है, जिस पर अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ममालिक को बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हो रहे हैं। ये जो खांसी का सिरप है ये इंसानों में मौत बांटने लगा है। इस हवाले से आलमी इदारे सेहत ने इंडिया में तैयार करदा खांसी के एक और शरबत के बारे में एक और अलर्ट जारी किया है। नोएडा में कायम कंपनी के बनाए जाने वाले खांसी के सिरप से मुबैना तौर पर गुज़िश्ता बरस उज़्बेकिस्तान में 18 बच्चों की हलाकत हुई थी। हमने आपको इसी प्रोग्राम में आगाह किया था। भारतीय कंपनी के सिरप से अफ्रीकी मुल्क गैम्बिया में 70 बच्चे गुर्दों के मरज़ में मुब्तला होकर अचानक से हलाक हो गए थे। भारत से जुड़े इन दोनों मामलात पर
क्या पेशरफ्त हो रही है दुनिया भर में, किस तरह से भारत के इस सिरप के ऊपर, इन दवाइयों के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है और किस तरह से पाबंदी लगाई जानी चाहिए, और क्यों भारत सरकार इन मामलों पर तवज्जो नहीं दे रही है और हर मामले में पाकिस्तान को घसीटने की कोशिश करती है। ये सारी चीज़ें एक पैकेज, एक रिपोर्ट में आपको दिखाता है। भारत में एक खबर की चर्चे और इल्जामात की जद में एक बार फिर से पाकिस्तान को लाया गया। यह हैरत अंगेज इल्जाम एक खबर से मुताल्लिक है जिसके बारे में भारतीय मीडिया ने ढंढोरा पीटा कि ये पाकिस्तान में वाक़ एक कब्रिस्तान की खबर है जिसको आहनी जंगला लगाकर इसलिए महफूज बनाया गया है कि इसमें दफन खातून को ज्यादती का निशाना बनाने से महफूज रखा जाए। इंतहाई अजीबो गरीब और मुज़हिका खेज और हकीकत से दूर इस इल्जाम की कली भी खुल गई। ये पाकिस्तान नहीं बल्कि खुद भारत के शहर हैदराबाद दक्कन में वाक़े 70 साला खातून की कब्र है जिस पर उसके बेटे ने आहनी जंगला लगाकर उसे महफूज बनाया था। जाली क्यों डाले? कई लोग क्या कर रहे हैं, पुरानी कब्रों में नई मैयतों को दफना के चले जा रहे हैं बगैर पूछे, क्योंकि जिसकी मैयत पहले से दफन है उसको इतराज है, उन्होंने आते हैं फातिहा पढ़ने को, कुल कलाम पढ़ने के लिए। नौजवान की तरफ से कब्र को आहनी जंगले से महफूज बनाने का मकसद ये था कि कोई भी शख्स इस कब्र में कुछ अरसा बाद किसी दूसरे मुर्दे को दफन न कर सके। दूसरा, ये कब्र चूंकि कब्रिस्तान के दाखिली दरवाजे के साथ वाक़ थी, इसीलिए कब्रिस्तान आने वालों को कब्र के ऊपर से गुजरने से महफूज बनाने के लिए ये कदम उठाया गया। हकीकत अश्कार हुई तो ना सिर्फ सोशल मीडिया सार्फिन को ये पोस्ट हटाना पड़ी बल्कि दूसरे मीडिया को भी खबर से दस्तबरदार होकर इसकी वजाहत करना पड़ी। यही नहीं बल्कि सोशल मीडिया सार्फिन ने पाकिस्तान पर बेलजा इल्जाम तराशी की जाने वाली इस हरकत को तनकीद का भी निशाना बनाया। दूसरी जानिब भारत में अदविया साज कंपनियों की जानिब से मुज़र सेहत मुरक्कबात की मदद से तैयार करदा सिरप मौत बांटने लगा। इस हवाले से आलमी इदारा सेहत ने इंडिया में तैयार करदा खांसी की एक शरबत के बारे में अलर्ट जारी कर दिया है। नोएडा में कायम कंपनी के बनाए जाने वाले खांसी के सिरप से मुबैना तौर पर गुज़िश्ता बर उज़्बेकिस्तान में 18 मासूम बच्चे मौत के मुंह में चले गए थे। उज़्बेक वजारत सेहत ने लेबॉर्ट्री टेस्ट के बाद सिरप में खतरनाक हद तक जहरीले मादे डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल नामी मुरक्कब पाए गए हैं। इससे कबल भारतीय कंपनी की दवा पीने से एक अफ्रीकी मुल्क में 70 बच्चे गुर्दों के मर्ज में मुब्तला होकर हलाक हो चुके हैं। भारत ने दवासज कंपनी के 3 मुलाजमीन को गिरफ्तार तो कर लिया मगर तरसील शुदा जहरी अद्वियात को इंसानी पहुंच से दूर रखने के लिए खातिर खा इकदाम नहीं किए। प्रोग्राम में बढ़ते हैं जी आगे और कुछ और ममालिक के हवाले से बात कर लेते हैं। मगरबी अफ्रीका का एक और मुल्क जहां हम देख रहे हैं कि कई दहाइयों से शिद्दत पसंदी दिखाई देती है और वो मुल्क है जी बुर्किना फासो, जहां गुज़िश्ता साल 2 बगावतें हुई थी। सियासी अदम इस्तेहकाम यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इसी बायस इस मुल्क के बड़े हिस्से पर जहाँ अस्करियत पसंद तंजीमों का कब्ज़ा है उनमें अलकायदा और दाइश जो हैं वो सर फहरिस्त हैं। मुसल्लह अफवाज 2015 से इन बागियों के खिलाफ लड़ रही हैं लेकिन 8 साल गुजर जाने के बावजूद शिदत पसंदी को शिकस्त नहीं दी जा सकी है। शिदत पसंदों की जो हालिया कार्रवाई है उसमें फ़ौज के 33 एहलकार के मारे जाने की तस्दीक की गई है। रवां साल के दौरान दाइश और अलकायदा से वाबस्ता ग्रुप्स में 250 के करीब अफराद मारे जाने की इत्तलात हैं जिनमें 100 के करीब ये बताया जाता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार भी शामिल हैं जो इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे थे। गैर सरकारी तंजीमों के जो अदाद शुमार हैं वो ये बताते हैं कि 10,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार और शहरी शिदत पसंदों के हमलों में अपनी जानें गंवा चुके हैं। 20 लाख के करीब लोग अपना घर बार यहाँ छोड़ चुके हैं। नाज़रीन, ये सोना पैदा करने वाला मुल्क है लेकिन यहाँ मगरबी ममालिक के गरीब तरीन ममालिक में से इसको एक मुल्क कहना जाता है। यहाँ पे बसने वाले जो लोग हैं वो उनको मुख्तलिफ तनाज़ात और खुशकसाली की वजह से कैद साली का सामना करना पड़ता है। मुल्क का 1/3 हिस्सा जो है वो हुकूमत के कंट्रोल से बाहर है, लेकिन ऐसा क्यों है ये आज हम आपको एक रिपोर्ट में बताएंगे। बर्किना फासो मगरबी अफ्रीका के उन मुल्कों में से एक है जो पड़ोसी मुल्क माली से फैलने वाली अस्करियत पसंदी का मुकाबला कर रहा है। ये एक अरसे से जिहादी इंतहा पसंदी की गिरफ्त में है। मशरकी इलाके उगारो में फौजी दस्ते पर चंद रोज कबल होने वाले हमले में 33 एहलकार हलाक जबकि 12 जख्मी हुए। फौज के तर्जमान ने जारी बयान में बताया
کہ اہلکاروں نے کارروائی کو ناکام بناتے ہوئے 40 حملہ کو ہدف پر پہنچنے سے پہلے ہی ہلاک کر دیا تھا۔ گزشتہ ماہ ہی فوجی وردی میں ملبوس موٹر سائیکلوں اور ٹرک پر سوار حملہ آوروں نے ایک گاؤں پر دھاوا بول دیا جس میں 80 افراد کی ہلاکت ہوئی تھی۔ حملہ آوروں نے جاتے ہوئے گاؤں کے تمام گھروں کو نظر آتش میں کر دیا تھا۔ القاعدہ اور داعش سے منسلک جہادی جنگجو برکینا فاسو میں 7 سال سے پرتشدد شورش برپا کیے ہیں۔ اس تشدد نے ہزاروں لوگوں کو ہلاک اور ملک کو تقسیم کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں گزشتہ سال 2 فوجی انقلاب ہے۔ De faire respecter et de défendre la Constitution. جنوری 2022 میں فوجی بغاوت کے کرنل پال ہنری نے صدر روش مار کا تختہ الٹ کر انہیں حراست میں لے کر اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا۔ انہوں نے بھی اپنے اس اقدام کی وجہ ملک میں مخدوش سیکیورٹی صورتحال بتائی اور وعدہ کیا کہ وہ امن و امان بحال کرائیں گی۔ یہ صرف چند ماہ ہی ملک کے حکمران رہے، جس کے بعد فوج کے گروپ نے کیپٹن ابراہیم کی قیادت میں اقتدار پر قابض دوسرے فوجی لیڈر پال ہنری کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے انہیں معزول عبوری حکومت کو تحلیل اور آئین کو معطل کر دیا۔ اس فوجی سربراہ نے بھی حکومت کی رٹ بحال کرنے کا وعدہ کیا، لیکن وہ دہشت گردوں کو بڑھتی کارروائیوں کو روکنے میں ناکام دکھائی دے رہے ہیں۔ رواں سال کے آغاز سے ہی سیکیورٹی فورسز اور عام شہریوں پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے، جس میں سینکڑوں ہلاکتیں ہوئیں۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کی ترجمان روینہ شامداسانی نے کہا کہ گزشتہ ماہ ہونے والے حملے میں کم از کم 150 شہری ہلاک ہوئے تھے۔ مارچ میں شمالی برکینا فاسو میں ہونے والے حملے میں 51 فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق برکینا فاسو کی مسلح فوج 2015 سے باغیوں سے لڑ رہی ہے۔ اب بھی ملک کا 1/3 حصہ حکومت کے کنٹرول سے باہر ہے۔ رپورٹس میں کہا گیا کہ بڑھتے ہوئے عدم تحفظ نے علاقے میں انسانی ہمدردی کے بحران کو جنم دیا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک 7,60,000 سے زیادہ افراد بکھر ہو کر ملک کے اندر مارے پھر رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق عسکریت پسندوں اور ان کے حملوں سے مغربی افریقہ کو مزید عدم استحکام کا خطرہ ہے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ کل میری آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور جاتے جاتے ہمارا اسپیشل سیگمنٹ چلتے چلتے ضرور دیکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد سنتیاگو پینا نے جنوبی امریکی ملک پیراگوئے کا صدارتی انتخاب جیت لیا۔ کولوراڈو پارٹی کے دائیں بازو کی پارٹی کے اقتدار میں برقرار رکھتے ہوئے بائیں بازو کی رہنما ایفرین ایلگری کو مسترد کر دیا ہے۔ سنتیاگو پینا نے 43% جبکہ ایفرین کو 27.5% ووٹ ملے۔ نو منتخب صدر نے اپنی عوام کو متحد رکھنے کے ساتھ ساتھ ملکی معیشت میں بہتری کا وعدہ کیا ہے۔ سنتیاگو پینا رواں سال 15 اگست کو اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں گی۔ ایران کی صدر ابراہیم رئیسی شامی صدر بشار الاسد کی دعوت پر بدھ سے دمشق کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ ان کے دورے کو خطے میں رونما ہونے والی تبدیلیوں اور پیش رفت کی وجہ سے اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے۔ ارنا نیوز ایجنسی کے مطابق شام میں 2011 میں خانہ جنگی کے بعد یہ کسی ایرانی صدر کا دمشق کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔ اس سے پہلے ستمبر 2010 میں سابق ایرانی صدر محمود احمدی نے شامی دارالحکومت کا دورہ کیا تھا۔ میکسیکو کے مغربی علاقے میں ایک بس چٹان سے گر گئی جس سے 18 افراد ہلاک اور 33 زخمی ہو گئے۔ حکام نے بتایا کہ یہ بس رات کے وقت ایک شاہراہ پر جاتے ہوئے 15 میٹر بلندی سے ایک دریا میں جا گری۔ ہلاک ہونے والوں میں 11 خواتین اور 7 بچے شامل ہیں۔ 11 بچوں کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے مملکت میں سیاحت کے فروغ کے لیے 2030 تک ہوٹلوں کے کمروں کی تعداد دبئی سے 2 گنا کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ پراپرٹی کنسلٹنسی نائٹ فرنٹ کی رپورٹ کے مطابق ملک میں سیاحت کے فروغ اور مہمان نوازی کے شعبے کی ترقی کے لیے 2030 تک ہوٹلوں کے 3,15,000 نئے کمرے بنائے جائیں گے۔ نئے منصوبے کی تکمیل کے بعد مملکت میں ہوٹلز کے کمروں کی تعداد پڑوسی سیاحتی مقام دبئی کے مقابلے میں 2 گنا سے زیادہ ہو جائے گی۔ مہمان نوازی کے شعبے کی ترقی سعودی عرب کے ویژن 2030 کے تحت منصوبوں کا ایک اہم پہلو ہے، جس کا مقصد معیشت کو متنوع بنانا اور تیل کی آمدن پر انحصار کم کرنا ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے ساحل سے قریب موجود 25 ایکڑ کے غیر آباد جزیرے کو گلبریتھ گروپ نے آن لائن فروخت کے لیے پیش کر دیا۔ اس جزیرے کی قیمت $1,88,000 رکھی گئی ہے۔ جزیرے میں موسم سرما میں جنگلی حیات کے پانی پینے کے لیے صرف ایک تالاب ہے۔ اس کے علاوہ کوئی عمارت یا سروس موجود نہیں ہے۔